प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र विषय का अब अंतिम चैप्टर आज आपके सामने समझाया जा रहा है। और इस अंतिम चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएंगे जो परीक्षा उपयोगी भी है और आपके सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। तो इस अंतिम चैप्टर के रूप में आइए चलते हैं उस बिंदु पर जिसके बारे में इस पीरियड के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं उस चैप्टर का नाम लिखा है उत्पादन कैसे होता है। उत्पादन, कोई भी जब वस्तु का या सेवा का जब उत्पादन कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसके लिए योजना बनाई जाती है। तो उसमें मुख्य रूप से जो बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए वो महत्वपूर्ण जो बात होता है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता या उसको साहस कहा जा सकता है। तो ये चार प्रकार की प्रक्रियाओं के दौर से उत्पादन गुजरता है और इन चार जो प्रक्रिया है उत्पादन के लिए सहायक होते हैं। कोई भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं या कोई भी सेवा का सृजन होता है या निर्माण होता है तो इसमें इन्हीं बातों को ध्यान दिया जाता है और इनको साथ में लेकर चलना पड़ता है। जैसे कि भूमि है, भूमि पर उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे कि मशीन की स्थापना करना है तो उसके लिए सबसे पहले भूमि जमीन की खोज, सही तरीके से जमीन प्राप्त होना चाहिए, समतल होना चाहिए ताकि उस उद्योग को या वहां पर भवन स्थापित करने के लिए वो काम आ सके। दूसरा जो है श्रम, श्रम का आशय मतलब होता है सामान्य तौर पर शारीरिक परिश्रम या शारीरिक मेहनत से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर श्रम की सही भाषा में अगर प्रयोग किया जाए तो वो शब्द आता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से कोई भी कार्य को करने के लिए जब सक्षम होता है तो वो श्रम के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कर्मचारी, ऐसे श्रमिक जो होते हैं जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं, हिष्ट पुष्ट होते हैं, मानसिक रूप से वो अच्छे होते हैं, तो ये श्रम और वो उत्पादन की जो प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। तीसरा जो आ जाता है वो है पूंजी, जिसको कोई भी कल कारखाने के लिए या कोई भी उत्पादन के लिए इसको एक आधार माना जा सकता है या एक नींव है या एक रीढ़ की हड्डी इसको कहा जा सकता है। बिना वित्तीय व्यवस्था के, बिना पूंजी के कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जो कार्यशील पूंजी का उपयोग होता है। पल पल में दैनिक कार्य या विभिन्न उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता या उसकी जरूरत पड़ते रहती है। चौथा जो अंतिम उत्पादन की प्रक्रिया में जो लागू होता है वो आ जाता है उद्यमिता, साहसी जिसको बोला जाता है। कोई भी उत्पादन कार्य करता है तो उसमें जोखिम रहता है और जिसको वहन करना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। जो
जानता है कि मैं उत्पादन कार्य या कोई भी उद्योग जब संचालित करूंगा तो उसमें जोखिम है और उसको मुझको सहन करना है। तो जिस उद्यमी जो होता है उसको सहन कर सकता है, लाभ और हानि को जिसमें सहन करने की क्षमता हो वही साहसी कहलाता है। और वही तो इस प्रकार से उत्पादन कैसे होता है इसी के बारे में इसमें आज चैप्टर का जो शुरुआत करेंगे उसमें इन्हीं बातों को आज चर्चा का एक मुख्य बिंदु यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये 4 बिंदु है उत्पादन का एक मुख्य बिंदु माना जाता है। इसके बाद में अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में जो महत्वपूर्ण जो बिंदु लिखा हुआ है वही उत्पादन कैसे होता है उससे संबंधित। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत। पहला जो है, सरकार ने मनोरंजन के लिए जगह का प्रस्ताव बढ़ाने का विचार क्यों रखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरकार के द्वारा कई प्रकार के भूमि का उपयोग करता है, जैसे इमारत बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, उद्योग की स्थापना के लिए, सड़क बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, शैक्षणिक स्थान बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे कार्यों के लिए भूमि का उपयोग सरकार करती है। इसी भूमि का जो उपयोग सरकार एक मनोरंजन के लिए भी स्थान सुरक्षित करना चाहती है। मनोरंजन के लिए भी भूमि मिल जाए ताकि कोई भी व्यक्ति है शाम के समय में वो अपने काम से जब लौटते हैं तो ये मनोरंजन के जो जहाँ पर स्थान है वहाँ पर जाके वो मनोरंजन कर सके। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है या इसको बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है सरकार। पहले यही मनोरंजन के लिए भूमि का उपयोग 3% था, लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो 21% तक के पहुंच गया है। तो सरकार यही प्रस्ताव रख रही है कि अन्य कार्यों के लिए तो जमीन का या भूमि का उपयोग तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ मात्रा में यदि मनोरंजन के लिए भी भूमि का उपयोग कर लिया जाए, चाहे वो खेल के रूप में हो, चाहे वो कोई भी बगीचा वगैरह के रूप में हो या चलचित्र के रूप में हो, ऐसे बहुत सारे मनोरंजन की जो साधन है उसके लिए सरकार यही प्रस्ताव रख रही है। और ये भी उत्पादन के अंतर्गत ही आता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से या काम से जब घर वापस होता है तो घर वापस होने के बाद में वो मनोरंजन के विभिन्न साधनों की खोज में लगा रहता है और वहाँ पर उनको शांति मिलती है। तो इस प्रकार से मनोरंजन के लिए भी भूमि की खोज या भूमि को बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा जो है वो है रायपुर में रोजगार के अवसर। आज उत्पादन की प्रक्रिया में देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े जो मेगा सिटी है वहां पर तो उत्पादन कार्य या औद्योगिकरण कल कारखाने लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ भी संपूर्ण भारत का एक अभिन्न अंग, और जब से वो अलग राज्य बना है 2000 में, अलग राज्य बनने के बाद में विकास की गति आगे बढ़ते जा रही है। यहाँ पर कई बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं और यहाँ की वन संपदा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के सीमेंट कारखाने, यहाँ के जो इस्पात संयंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये रायपुर के संबंध में
हम देखते हैं तो यहाँ पर रोजगार के अवसर किस प्रकार से निर्मित हो पा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलते जा रहा है, उसके संबंध में आज यहाँ पर पॉइंट को देखते हैं। रायपुर में रोजगार के अवसर निर्मित होते जा रहे हैं और किस प्रकार से वो अन्य राज्यों की तुलना में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला है सरकारी नौकरी। रायपुर जो शहर है एक बड़े शहर के रूप में विकसित, जब राज्य बना छत्तीसगढ़ राज्य, उसके बाद तेज गति से यहाँ पर सरकारी नौकरियां यहाँ पर स्थापित हो रही है, उनके लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है और शिक्षित जो बेरोजगार युवक, उनके लिए एक रोजगार का अवसर बनते जा रहे हैं, विज्ञापन में देख रहे हैं और उसमें आवेदन करके उस रोजगार की तलाश और उनकी योग्यता अनुभव के आधार पर उसको जल्दी से जल्दी रोजगार की प्राप्ति होते जा रही है। तो इस प्रकार से सरकारी नौकरियां भी रायपुर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्थापित हो रही है। दूसरा जो है बड़े बड़े कारखाने। रायपुर शहर में देख रहे हैं तो एक राजधानी होने के कारण, छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के कारण यहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सीमेंट उद्योग और भिलाई स्टील प्लांट जैसे है, वहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति के बाद में लौह संयंत्र स्थापित हो रहा है। और रायगढ़ है जहाँ पर कोयले की खान। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं जो रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो आता है रोजगार के लिए अवसर में स्वरोजगार को प्रोत्साहन। यहाँ पर रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन रोजगार के साथ साथ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और स्वरोजगार करने वालों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। छोटे छोटे स्वरोजगार और उस स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ऋण के रूप में, या उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए कच्चे माल की खरीदी बिक्री, इसमें भी उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वो उस स्वरोजगार से अलग न हटे और उस पर अपने ध्यान कर्तव्य निष्ठ के साथ में उस स्वरोजगार को अपनाकर अपने आय को बढ़ा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो रायपुर शहर आज रोजगार की दिशा में आगे बढ़ते जा रहा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं वो है कम आय के परिवार की आमदनी। कम आय, कई ऐसे परिवार हैं जिसकी आमदनी बहुत कम है, तो उस कम आमदनी वाले जो परिवार है उनके आय को बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और उनके लिए कुटीर उद्योग जैसे कार्य उनको करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और कई ऐसे परिवार हैं जो अपने कम आय को या कम आय का आकलन करने के बाद में अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए हमेशा उस सोच में लगे रहती है कि अगर परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें घर में कई छोटे छोटे रोजगार में अगर लग जाएं तो वो अतिरिक्त आमदनी वो प्राप्त कर सकते हैं। बाहर कार्य करने वाले तो हैं, लेकिन घर में जो परिवार के सदस्य हैं, महिलाएं हैं, तो उनके द्वारा भी आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ छोटे छोटे रोजगार जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, ऐसे बहुत सारे जो कार्य को घर में महिलाएं कर सकती हैं और उससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकती है और उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है। तो इस प्रकार कम आमदनी आय वाले जो परिवार है
उनको सोचना है, सरकार को भी उस दिशा में प्रयास करना है जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। उसके बाद में चौथा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट आ जाता है वो है अलग अलग व्यवसाय में मजदूरी। अलग अलग जो व्यवसाय किया जा रहा है, अलग अलग व्यवसाय का मतलब ये होता है कि कोई उद्योगों पर आधारित होता है, कोई लघु उद्योगों पर आधारित होता है, कोई कुटीर उद्योगों पर आधारित होता है, कोई बड़ी पूंजी वाला व्यवसाय होता है, कोई कम पूंजी वाला व्यवसाय होता है। तो ऐसे अलग अलग व्यवसाय है और अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग श्रमिक, अलग अलग पूंजी और अलग अलग प्रकार के उसमें व्यक्तियों की संख्या, ये एक उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक होता है। तो अलग अलग जो व्यवसाय होता है उसमें आमदनी भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो इस दिशा में भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ये उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत। अब आइए चलते हैं, पांचवा जो नंबर आ जाता है वो है कौशल बढ़ाने हेतु शैक्षणिक मौके। कौशल बढ़ाने के लिए आज देखा जा रहा है तो शारीरिक श्रम तक के ही आज उत्पादन की प्रक्रिया में लगा हुआ, ऐसी बात नहीं है। मानसिक तौर पर भी उस उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो कौशल को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के जो व्यवसाय संचालित होता है, जैसे कि ITI वगैरह किया जाता है, या कंप्यूटर ऑपरेट करना है, या कोई भी तकनीकी और जो साधन उसमें प्रशिक्षित होना है, या चिकित्सा संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना है। ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने कौशल को बढ़ा सकता है और उस कौशल को बढ़ाने के बाद वो अपने रोजगार आसानी से प्राप्त कर सकता है और उसमें अपने कुछ न कुछ आय वो प्राप्त कर सकता है। आज देखा जा रहा है तो जो भी कौशल, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन के माध्यम हो या फिटर के माध्यम से हो या कंप्यूटर के माध्यम से हो, आज एक रोजगार का जरिया बन गया है। वो कौशल प्राप्त हो जाने के बाद में आज बेरोजगार की संख्या धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो सरकार आज उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत इन्हीं सारी बातों को जोड़कर चल रही है, ताकि उस राज्य में, उस देश में रहने वाले जो निवासी हैं या वहाँ के नागरिक हैं, कोई भी बेरोजगार न रहे, कोई भी भूखा न रहे। इस बारे में वो चिंतन मनन करती है और कोई भी सरकार जब बैठती है तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि कोई भी बेरोजगार है, गरीब है, तो उनके लिए कुछ न कुछ रोजगार की व्यवस्था किया जाए, उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए। तो बच्चों, आज उत्पादन कैसे होता है इस चैप्टर में इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर आज चर्चा किए हैं, जो एक सामान्य जानकारी है जिसको सबको समझना है। तो आज के चैप्टर में इतना ही आज चर्चा करेंगे। अगले इस उत्पादन के संबंध में और बहुत सारी बातें अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।